कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जूलॉजी के बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जंतु विज्ञान। इसमें सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स के मेनली हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मैं सेपरेट लेक्चर दूंगा आपको, ठीक है। आज ही अपलोड करूंगा, इसमें नहीं है, ठीक है। इसको काट देता हूँ मैं। सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ आपको इसमें से क्वेश्चन आते हों तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। वैसे सभी तो यूट्यूब चैनल वाले यही बोलते हैं कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, लेकिन उनको केवल पैसे से मतलब होता है। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है आपके मार्क्स अच्छे आएँ एग्ज़ाम में। तो आपको जो पार्ट आ रहा है आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप समय बचा के फिर कम समय में ज़्यादा नॉलेज चाहिए आपको। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता जाऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इससे पहले मैंने करवाया है, समझाया है, या आप कहीं से पढ़ें, बुक से पढ़ें, आते हैं तो उसको स्किप कर लें और कम समय में अपना जो है कंप्लीट करने की कोशिश करें। और यह महासंग्राम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके MCQ टाइप का पैटर्न है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो लगभग 50 क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आ सिंगल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल। निम्न में से कौन सा एकल इकाई झिल्ली वाला कोशिकीय अंगक है। मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल कोशिका अंगक जिसके ऊपर मतलब सिंगल ही लेयर चढ़ी होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। मान लो ये कोई सेल ऑर्गेनल था, ऐसे ही बना दिए, और इसके ऊपर केवल एक ही परत चढ़ी हुई है, सिंगल मेम्ब्रेन्ड है, ठीक है। ये वाली जो परत है एक ही परत चढ़ी हुई है, सिंगल मेम्ब्रेन्ड पूछा है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोगों को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो हैं ये दोनों होते हैं डबल मेम्ब्रेन्ड, 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो राइबोसोम होता है नन मेम्ब्रेनस होता है, नन मेम्ब्रेनस। इसमें राइबोसोम में कोई प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होता है। इन चारों में से किसी ना किसी पे क्वेश्चन पूछता ही है भाई, मेम्ब्रेन पे। लाइसोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गोल्जी बॉडीज वेयर डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी फ्रॉम। कैमिलो गोल्जी जो थे साइंटिस्ट जिन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज किया था, तो कहाँ किया था, किस चीज़ में किया था? लीवर सेल मतलब यकृत कोशिका में किए थे, या पुरकिंजे कोशिकाओं में, या फिर किडनी सेल्स में, या मशरूम में। तो इन्होंने जो पुरकिंजे सेल्स होती हैं उसमें कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया है, हालांकि फिर से इसमें मैंने डाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने एक लेक्चर में इसको बताया है। तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जेनेटिक्स वाले में ये पार्ट है क्रोमेटिन वाला। हमको क्रोमेटिन पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियस का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, DNA RNA उसी से रिलेटेड है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन होता है और हेटेरोक्रोमेटिन होता है। इसको हम पहचानते कैसे हैं? जब किसी रंजक के द्वारा, किसी डाइज के द्वारा इनको रंगते हैं। मान लो ये पूरा गुणसूत्र था, ठीक है, और इस पर एक क्रोमेटिन, इस तरह से क्रोमेटिन धागा चढ़ा हुआ है। क्रोमेटिन काहे से बना होता है? इसमें न्यूक्लियोसोम से बना होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और DNA होता है। तो इस तरह से क्या लपटा हुआ है? क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन धागे। तो इस क्रोमेटिन तंतु में कुछ कुछ जगह होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा संघनित होती हैं। तो इस पर जब हम रंग डालेंगे, क्या करेंगे? रंजक डालेंगे। जब रंजक, ठीक है, डाइज। जब डाई का इस्तेमाल करेंगे तो मान लो इतना पार्ट था जो गहरा रंग गया, और इतना पार्ट था वो कैसा रंग गया? हल्का रंग गया, हल्का। जब रंग डालेंगे, रंजक डालेंगे, तो कुछ पार्ट क्रोमेटिन का ज़्यादा गहरा रंग जाएगा और कुछ हल्का रंग जाएगा। जो हल्का रंगता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। और जो गहरा रंग जाता है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। अब इसमें क्या होता है? जो हल्का रंगता है वो यूक्रोमेटिन होता है, और यूक्रोमेटिन जो होता है कैसा होता है? ये जो जेनेटिकली एक्टिव होता है, आनुवंशिकी दृष्टि से सक्रिय होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए हुए हैं,
यूक्रोमेटिन इज जेनेटिकली एक्टिव, और राइट, ये तो सही है। यूक्रोमेटिन इज लाइट स्टेन्ड, मतलब हल्का स्टेन होता है, बिल्कुल सही, इसमें हल्का ही स्टेनिंग हो पाती है। यूक्रोमेटिन इज पार्शियली कंडेंस, बिल्कुल ये कम संघनित होता है। जब मैंने बताया था जो ज़्यादा संघनित है वो ज़्यादा रंग जाता है, वो होता है हेटेरोक्रोमेटिन, वो इनएक्टिव होता है जेनेटिकली। और यूक्रोमेटिन जो होता है वो कम रंगता है, कंडेंस कम होता है, ठीक है, हल्का संघनित होता है। तो ये तीनों जो कैरेक्टर दिए हुए हैं वो यूक्रोमेटिन के हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने की, डिटेल में सारे ऑप्शंस की ऐसे ही चर्चा करेंगे। और लास्ट टर्म चल रहा है, यह रिवीजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूरा देखना है वीडियो, ठीक है। जो पार्ट आता है उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन देखोगे सारे क्वेश्चन लास्ट तक, जिससे कि कोई पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आपके में एग्जाम में आ जाए। और मैं जो बातें बोल रहा हूँ सब पे फोकस करिए, मैं पूरा एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स पर टर्न इन BDNA, अगर BDNA की बात की जाए, BDNA में प्रति टर्न कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड जोड़े की बात करें BDNA, तो DNA होते हैं 12 प्रकार के, 1 दर्जन प्रकार के होते हैं, ZDNA, BDNA, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे DNA हैं। तो जो जनरली जिसकी हम स्टडी करते हैं वो BDNA होता है। कौन सा होता है? BDNA। जो क्रिक और वाटसन ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, वो भी कैसा था, वो भी किस तरह का था, BDNA ही था। कैसा था? BDNA। तो जो BDNA होता है इसमें 10 टर्न होते हैं। सॉरी, वो मेरा फ़ोन आ गया था, इसको म्यूट कर दो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो जो BDNA होता है इस तरह से मान लो DNA का हेलिक्स है, ठीक है, DNA का हेलिक्स। तो ये जो एक टर्न होता है उसका पूछा, ये एक घुमाव में, तो इसमें इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े प्रेजेंट होते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 10 पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। कायजमा शो द साइट ऑफ, कायजमा किसको प्रदर्शित करता है? कायजमेटा का फॉर्मेशन होता है पैकेटीन में, इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है। कायजमेटा का फॉर्मेशन जो होता है वो किसमें होता है? पैकेटीन में होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ठीक है। तो इसमें पूछा है किसमें प्रदर्शित हो, किसको प्रदर्शित करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन को, मतलब तर्कु निर्माण, या सिनेप्सिस युग्मन। ये जो सूत्र युग्मन होता है सिनेप्सिस होता है जाइगोटीन में। कहाँ होता है? जाइगोटीन में होता है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर, यही सही है हमारा आंसर, जो क्रॉसिंग ओवर है इसी को प्रदर्शित करता है कायजमा। जब इस तरह से होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। ये दोनों क्या हैं? आपस में एक ही क्रोमोसोम में बात करें तो जो पार्ट है इनके तो बीच में सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। अगर इनकी बात करोगे तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दोनों कैसे एक समान गुणसूत्र है, मतलब होमोलोगस, और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच होगा? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, तो इसमें क्या बनता है? कायजमेटा बनता है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है? सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, लैम्पब्रूस क्रोमोसोम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। कहाँ पाए जाते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। आ क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर लेइंग एट वन एंड इज, मतलब ऐसा क्रोमोसोम के बहुत सारे प्रकार मैंने बताए हैं इससे पहले। इस तरह से मान लो एक ऐसा था जिसमें मिड में सेंट्रोमियर था, फिर इस तरह से सेंट्रोमियर हो सकता है, ठीक है, और एक में बिल्कुल छोटू सा हो सकता है, एक क्रोमेटिन एक बड़ा है, और एक में ऐसा हो सकता है कि एकदम ऊपर हो और एक में हो ही ना। तो इस तरह से अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिसमें मिड में होगा मेटासेंट्रिक, ये क्या होगा? ये कैसा होगा? एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, और ये कैसा होगा? इसको आप बताना, मैंने बता चुका है। और जिसमें होता ही नहीं है सेंट्रोमियर वो कैसा होता है? एसेंट्रिक होता है, ठीक है। फिबोसेंट्रिक भी आती है एक कंडीशन। तो इसमें पूछा है जिसमें सेंट्रोमियर एक अंत पे हो, मतलब एकदम टॉप पे हो, तो इसको टीलोमियर बोलते हैं। यही तो पूछा गया था, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। सब मेटासेंट्रिक या फिर मेटासेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो इसका राइट आंसर है
टीलोसेंट्रिक जब एकदम एंड पे प्रेजेंट हो। द कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग हिस्टोन्स। न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल निम्नलिखित हिस्टोन से बना होता है। कोर पार्टिकल पूछा है। अब न्यूक्लियोसोम कैसा होता है, इस तरह से न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है। और या ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा इस तरह के, यह है न्यूक्लियोसोम। इस पे आपका इस तरह से डीएनए लिपटा हुआ होता है। ये जो डीएनए होता है तो इसको जो पार्ट होता है इसको जोड़ के कौन रखता है, बाहर से एक लगा होता है इस तरह से प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, उसको बोलते हैं H1। और बाकी जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन वो इस कोर पार्टिकल में होते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका बी ऑप्शन है H2A, H2B, H3 और H4, ये क्या बनाता है, कोर हिस्टोन जो होता है आपका मैन उसको बनाता है। और H1 प्रोटीन, इसमें H1 आ गया इसीलिए गलत हो गया। H1 प्रोटीन डीएनए को जोड़ के रखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड इज, एक न्यूक्लियोसाइड है बेस प्लस शुगर, बेस प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर पूछता है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। अब देखो, जब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब इसी में जब हम ऐड कर देते हैं फॉस्फेट, मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बुझा है, मतलब शुगर होगा और क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बेस प्लस शुगर, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। फॉस्फेट तो आएगा ही नहीं, फॉस्फेट तब जब जुड़ता है तब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस, निम्नलिखित में से कौन एक प्यूरिन बेस है। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन दो ठो होते हैं, दो प्रकार के प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। बात करते हैं पिरिमिडीन की, तो थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो पूछा है कौन से प्यूरिन है, तो प्यूरिन दो ही प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। इसमें देखो यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, ये क्या है, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, ये पिरिमिडीन है। बचा एडेनिन, तुम्हारा वो क्या है, प्यूरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन के बारे में पूछा गया है। रिलीज एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता नहीं, ऊर्जा की खपत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट जब पढ़ोगे तो ट्रांसपोर्ट में कई प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। पैसिव में कई सारे ब्रांचेस होती हैं। फैसिलिटेटेड होता है, उसी में ओस्मोसिस आता है जिसको हम परासरण बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन, ये सारी ट्रांसपोर्ट की विधियां हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सक्रिय परिवहन जो है वो कैसा होता है, रिक्वायर्स एनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी, रिलीज एनर्जी, इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। प्रोड्यूस एनर्जी, उत्पादन नहीं होता है, ये बातें गलत हैं। तो सही क्या है, रिक्वायर्स एनर्जी मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, द शुगर इन अ डीएनए इज, डीएनए का शुगर शर्करा कैसा होता है, 5 कार्बन या 2 डीऑक्सीराइबोज या फिर बोथ या नन। तो 5 तो पक्का कार्बन होते हैं, चाहे राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो। तो 5 तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, 5 कार्बन होते हैं। सेकंड ऑप्शन 2 डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीऑक्सी का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन निकाल दिया गया है। डी जब लग जाता है आगे, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है। तो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, तो ये भी सही है, तो बोथ हो जाएगा। और एक बात बता दूं इससे रिलेटेड, आरएनए और डीएनए के डिफरेंस में ये भी आपको लिखना है कि जो आरएनए होता है उसमें सेकंड पोजीशन पे OH होता है, लेकिन जो डीएनए होता है उसके सेकंड
सेकंड पोजीशन पर जो सेकंड कार्बन होता है उस पर O नहीं होता है, केवल H होता है। एल्कोहलिक ग्रुप की जगह पे केवल हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसीलिए वो कम रिएक्टिव होता है और जल्दी डीजेनरेट नहीं करता है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जब जेनेटिक मटेरियल कोई बना था, लगभग आज से 3 अरब पहले अकोशिकी ए सेलुलर लाइफ आई थी पृथ्वी पे। अब जब आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। एवोल्यूशन की दृष्टि से जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, अर्थ की ओरिजिन हुई, उस आज से अगर देखा जाए तो आज से 3 अरब मतलब 3 बिलियन वर्ष ईयर एगो, ठीक है, ए सेलुलर लाइफ आई थी। उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल भी कुछ बना होगा, तो जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बना था वो था आरएनए। तो बात ये उठती है कि जब पहला आरएनए ही था तो आरएनए से डीएनए बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आरएनए जो होता है, आरएनए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। जो सेकंड कार्बन पोजीशन होती है उस पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है। और डीएनए में सेकंड पोजीशन जो सेकंड कार्बन होता है उस पर OH की जगह पे H हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कम रिएक्टिव है, तो ये डीजेनरेट जल्दी नहीं करता है कंपेयर टू आरएनए बहुत जल्दी डीजेनरेट कर जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और बाकी इनका जो है डायग्राम जो होता है, स्ट्रक्चर जो है इनका, सॉरी डायग्राम नहीं, स्ट्रक्चर जो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर हम जो सेकंड सेमेस्टर हमारा आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में हमको पढ़ना है इसमें सेल बायोलॉजी था, और अगले वाले हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में बताएंगे आपको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, शर्कराओं के डिटेल में स्ट्रक्चर बताएंगे, किस तरह से इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, खुला स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है, लैक्टोज है, और जितने भी शुगर्स हैं, सेलुलोज है, ठीक है, स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज है, सारी चीज़ें जितने भी स्ट्रक्चर हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सब बताएंगे। बस बशर्ते बात ये है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है 70S राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ। 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं किन किन 2 सब यूनिट से, उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? 30S और 40S। मैंने इसका कंसेप्ट बताया था, जब 70S पूछे तो उसमें जोड़ने पे 80 आना चाहिए, और जब 80S पूछे तो जोड़ने पे 80 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 40 30 तो 70 ही हो रहा है। 30 और 50 कितना होता है? 30 और 50 80 हो गया ना, तो 70 की जगह पे 80 आना चाहिए। 30 और 50S की 2 सब यूनिट मिलके क्या बनाती हैं? 70S। और मिलती किसकी हेल्प से हैं? मान लो ये था 30S, ठीक है, और ये था 50S। ये दोनों Mg2+ की कंसंट्रेशन 0.03 मोलर जब होगी तब ये कंबाइन होती हैं एक में, इसीलिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, क्यों? हरी सब्जियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है? हरा कलर जो होता है सब्जियों का वो क्लोरोफिल से ही होता है। क्लोरोफिल में जो मेटल होता है कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। तो जब हरी सब्जियां खाओगे, क्लोरोफिल आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटेगा तो उसमें से मैग्नीशियम आयन मुक्त होंगे। वो मैग्नीशियम आयन आपके राइबोसोम की सब यूनिट को जोड़ने में काम आएंगे, और जब ये जोड़ेंगे तो राइबोसोम आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। जब तक राइबोसोम नहीं बनेगा प्रोटीन नहीं बनेगी। जब प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन ही एंजाइम में बदल जाएंगे, प्रोटीन ही हार्मोन्स में बदल जाएंगे, प्रोटीन से ही आपकी पूरी सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो अगर स्वस्थ रहना है तो सब्जी खानी पड़ेगी, हरी सब्जी खाओगे, मैग्नीशियम आयन मिला, दोनों सब यूनिट एक में जुड़ गई, राइबोसोम कंप्लीट हो गया। राइबोसोम ने क्या किया? प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। प्रोटीन ने क्या किया? वही प्रोटीन के डेरिवेटिव एंजाइम्स हैं, प्रोटीन के डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है, इसको डेवलप करिए और अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन लिंकेज द। पेप्टाइड बॉन्ड्स किसे आपस में जोड़ते हैं? कीटो एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड? तो आपको बता दूं, जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? किसका होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड के बीच में पाया जाता है। इस तरह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ते हैं, किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेता है, बाकी सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी पूछा जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी।
उसमें डिटेल से बताएंगे कैसे बनता है बॉन्ड, ठीक है। और उसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और पेप्टाइड बॉन्ड है, जितनी भी लिंकेज होती हैं 1,4 बीटा लिंकेज, ठीक है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज और अल्फ़ा 1,6 लिंकेज इसमें पाई जाती है, सारी चीज़ें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम इज, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम आप लोग किन्नर को तो देखे होंगे ना, तो उनमें जो है वो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम ही होता है, इसीलिए वो उनमें जो है जननांग जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, ना मेल के ना फीमेल के, उसमें आधे आधे कैरेक्टर आ जाते हैं। तो उसमें क्या होती है कंडीशन, 44 प्लस यक्स वाई, ठीक, एक्स वाई तो लिखा है यहाँ पे, प्लस इसमें कर दो 44। तो ये 44 जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है, ये कैसे हैं, दैहिक हैं, दैहिक मतलब ऑटोसोमल, और ये जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम 2 ठो, ठीक है। तो लिंग क्रोमोसोम में या तो एक्स होता 2, ठीक है, या तो एक्स होता, एक्स तो हो जाती फीमेल, अगर एक्स वाई होता XY तो क्या हो जाता, मेल हो जाता। लेकिन एक्स है मतलब मेल के भी कैरेक्टर हैं, वाई भी आ गया, सॉरी एक्स की जगह की वजह से फीमेल के कैरेक्टर हैं, और साथ में एक्स इसके साथ वाई भी प्रेजेंट है, तो कुछ उसमें कैरेक्टर मेल के भी आ जाते हैं, इसलिए वॉइस भी चेंज हो जाती है, उनके जननांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानते ही हो, इतने बड़े हो चुके हो, सारी चीज़ें लगभग ऑब्जर्व किए हो, सारी दुनिया घूम रहे हो, इतना कुछ पता है आपको, और इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ पता है। आजकल डिजिटल हो रहा है, पूरा इंडिया, सारा पूरा विश्व डिजिटल हो चुका है, सब कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन बताने की ज़रूरत फिर भी है, तो अच्छे से समझते जाओ। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल अबनॉर्मेलिटी है, सेक्स क्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटी है, या फिर सेक्स लिंक्ड डिजीज है, या नॉन ऑफ दीज। तो ये ऑटोसोमल अबनॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो होता है 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। यहाँ पे 46 की जगह 47 गुणसूत्र इसमें भी हो जाते हैं, तो ट्राइसोमी ऑन 21st क्रोमोसोम। 21st किसके अंदर आएगा, ऑटोसोम में, क्योंकि ऑटोसोम मैंने बताया 44 गुणसूत्र मतलब 24 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, तो जो 21 है वो भी तो उसी के अंदर आएगा, तो ऑटोसोमल अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अक्कर्स इन बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में पाया जाता है, इससे पहले अभी मैंने बताया था, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आप होमोलोगस क्रोमोसोम, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें और क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिड आप होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, देखो ये हैं वो एक ही क्रोमोसोम है, इसके जो सिस्टर क्रोमेटिड है इसमें आपस में थोड़ी ना लिंकेज ऐसे होगी, ऐसे नहीं होती, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये नॉन सिस्टर के बीच में होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हैज क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट ऑफ, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक कम पड़ जाता है, इसमें मोनोसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोनोसोमी, तो एक एब्सेंट हो जाता है, एक्स के साथ में 0 है, 0 ये ओ कहो या 0, इसका मतलब 0 होता है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं प्रेजेंट है, तो 2 के जगह पे एक ही रहेगा यहाँ, तो यही राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, डिटेल में बताऊंगा एक एक। द 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स रिमेन्स यूनाइटेड एट आ क्रिटिकल आयन इन्वॉल्व्स। राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट किस आयन के क्रिटिकल लेवल पर आपस में जुड़े रहते हैं, तो अभी बताया था मैंने आपको, मैग्नीशियम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम उत्पन्न किए जाते हैं कहाँ, न्यूक्लियोलस में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या साइटोप्लाज्म में, या गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी का काम अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और भी इसके काम होते हैं, और साइटोप्लाज्म में मेनली जो रिएक्शंस होती हैं, ज़्यादातर रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती हैं, एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम होती हैं, इसीलिए रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोलस जो होता है केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं, वो केंद्रक है, अलग बात है, ये न्यूक्लियोलस है, ये होता है न्यूक्लियस और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। कुछ सेल्स के में
कुछ सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर 2 या 3 भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलस। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगी प्रोटीन के फॉर्मेशन में, उसमें राइबोसोम बनाने की ज़्यादा आवश्यकता है, तो मतलब उसके न्यूक्लियस में 2 से 3 भी न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम प्रोडक्ट क्या है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे उसमें जो सेकेंड सेमेस्टर है हमारा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, यूरिया साइकिल, जितनी भी साइकिल्स हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसमें 10 स्टेप होते हैं, पर स्टेप में एक एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। टोटल इसमें 8 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 2 उसी में खपत कर लिए जाते हैं। तो अगर बात किया जाए मतलब नेट जो होता है, नेट 6 ATP प्राप्त होते हैं, और लास्ट में 2 पायरुविक एसिड प्राप्त होते हैं। एक ग्लूकोज मोलिक्यूल का जब हम ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं तो उसमें 10 स्टेप होते हैं, 10 एंजाइम रिक्वायर होते हैं उसके लिए, और ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर क्रिया चलती है, साइकिल चलती है, और ये ग्लूकोज से पूर्ण ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 2 मोल पायरुविक एसिड बनता है। कितने? 2 मोल पायरुविक एसिड के मिलते हैं, और 8 ATP ऊर्जा बनती है, जिसमें 2 खपत हो जाती है, तो 6 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये जो पायरुविक एसिड हैं, दोनों पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। तो क्रेब साइकिल फिर साइटोप्लाज्म से जाके कहाँ चलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलेगी मैट्रिक्स में, जहाँ पे पायरुविक एसिड के फर्दर एंजाइम एक्शन होंगे इस पे, और इससे सिट्रिक एसिड बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसमें फ्यूमेरिक एसिड बनता है, और फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, मेलिक एसिड बनेगा, ओलिक एसिड बनेगा, ठीक, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारी स्टेप्स होते हैं अलग अलग। तो ये पूरा डिटेल में आपको बायोकेमिस्ट्री में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें याद रखो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगला है हीमोफीलिया अक्कर्स ड्यू टू, हीमोफीलिया निम्न कारण से होता है। तो हीमोफीलिया आपको बता दूं, ये X क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया जिसको हो जाता है डिजीज, उसमें कट जाने पे या चोट लग जाने पे जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूअस होती रहती है, उसमें क्लोट नहीं बन पाता है, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर का अभाव होता है, कुछ क्लोटिंग फैक्टर कम होते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज वंशानुगत होता है, मतलब हेरिडिटरी डिजीज़ है, आनुवंशिक रोग है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में फैलता रहता है। रानी के बारे में भी जानते होंगे, तो इसको राजाओं के घर से इसकी पहचान हुई थी, तो इसको रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है। और ये जो हीमोफीलिया है ये कैसे होता है, X क्रोमोसोम में म्यूटेशन से होता है। कैसे होता है, म्यूटेशन से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूटेशन ऑन X क्रोमोसोम। अब इसमें देखो ऑटोसोम लिखा, ऑटोसोम में होगा अगर, तो ये फिर ये तो X क्रोमोसोम वो भी सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ऑटोसोम से नहीं रिलेटेड है। म्यूटेशन ऑन Y क्रोमोसोम से रिलेटेड होता ही नहीं है, तो X से होता है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी से नहीं। देखो अब इसमें बच्चे सोचने लगते हैं कि हीमोफीलिया में ब्लीडिंग लगातार होती है, फिर सोचते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर मेटल होती है, आयरन तो हो सकता है, आयरन की कमी हो तो अरे आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा ना, हीमोग्लोबिन कम होगा, लेकिन ब्लीडिंग पे थोड़ी ना उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से अपने कॉमन सेंस को मजबूत करिए। द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बर्न टू पेरेंट लिविंग A×AB ग्रुप आर। अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप A×AB मतलब मम्मी या पापा का कोई भी हो सकता है, किसी का एक का A है, एक का A और B है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब इसके लिए पूरा आपको क्या बनाना पड़ेगा, पुन नेटवर्क के जैसे बनाओगे, ठीक है। ये मान लो A है और ये क्या है, A और B है। तो अब A होने के कितनी कंडीशन हैं, A होने की कंडीशन, इसके जीनोटाइप कितने होंगे, या तो A हो सकता है, ठीक है, AA, तब भी कैसा ब्लड ग्रुप होगा, A। अगर जीनोटाइप इसका IA और I0 हुआ, ठीक है, तब भी I0 पे A प्रभावी होता है तो ब्लड ग्रुप A होगा। तो इसके इस तरह के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं। बात करें AB की, तो इसका तो फिक्स है IA और IB ही होगा, तभी ये ब्लड ग्रुप आएगा। तो अब इसमें से देखो कितने चांस हो सकते हैं। पहला मान लो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, IA बन जाएगा, और इसका कराएंगे तब भी IA बनेगा, और
इन दोनों का अगर बी से करा दें तो 2 ठो आई बी बन सकते हैं, और ए का फिर से कराओगे तो आई ए ही बनेगा। अगर बात करते हैं हम आई नोट वाले से तो क्या बनेगा, आई नोट का इधर देखो, आई नोट का इधर आई ए है और आई बी है, तो आई नोट का आई ए से कराएंगे तो आई ए और आई नोट आ गया, मतलब ये ब्लड ग्रुप ए दे देगा। और इसका जब बी से कराएंगे तो आई नोट और आई बी बन जाएगा, तो मतलब ब्लड ग्रुप बी दे देगा। तो पहली बात बी हो सकता है और ए हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। कैसे, यहाँ से इसका ए का ए आ जाएगा और ए का बी आ जाएगा, तो इसमें ए बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन जीरो ओ नहीं हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। ओ तभी होता है जब दोनों जीनोटाइप आई नोट हों, और आई नोट होने की कोई कंडीशन इसमें नहीं दिख रही, क्योंकि आई नोट एक ही जगह है, एक ही पेरेंट में जो है, मतलब या मदर में या फादर में है, ठीक है, दोनों में नहीं है। जब इसमें भी आई नोट कहीं आता तब उसका कॉम्बिनेशन होता, तब आई नोट बनते, तब ओ ब्लड ग्रुप होता, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो ओ तीनों में है, ये तो गलत हो गया, तो आपका लास्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ, केंद्रीय छिद्र जो होते हैं वो निर्मित होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं। जैसे न्यूक्लियस होता है तो इस तरह से देखो, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में 2 परतें होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर होगा न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनेंगे, तो वो राइबोसोम जो हैं उनको बाहर भी तो जाना पड़ेगा, तो बाहर जाने के लिए और बाहर से चीज़ें अंदर आने के लिए इसमें छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। वो किस चीज़ के बने होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, या ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स या न्यूक्लियोपोरिन्स। तो इसका सही आंसर कैसे छांटोगे। पोर मीन क्या होता है, छिद्र। पोरिन प्रोटीन जो होती है वो छिद्र का निर्माण करती है, तो पोरिन यहाँ आ रहा है, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड, तो न्यूक्लियोपोरिन्स। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, तो आपको पता ही होगा। लाइसोसोम तो आत्महत्या की थैली है, तो सफाई काम करते हैं, बॉडी के अंदर सेल को साफ करते हैं। जब कोई जंग उंग लग जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या बेकार पदार्थ हो तो इसको डाइजेस्ट करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कोशिकीय श्वसन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, मैंने बताया था ना क्रेब्स साइकिल, तो ये कहाँ बताया था, जो ग्लाइकोलिसिस थी वो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में होती थी, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, क्योंकि इसके अब बात ये आती है कि वहीं क्यों चलती है, राइबोसोम में क्यों नहीं चल जाती, साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं चल जाती। जो रिएक्शन जहाँ चल रही है, क्यों चल रही है, उसकी स्पेसिफिक जगह वही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं हो जा रही। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होती है क्रेब्स साइकिल के लिए, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होते हैं। इसीलिए ओनली कहाँ प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एलिमेंटरी पार्टिकल्स present on the elementary particles present on the inner membrane of mitochondria is also known as, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है मान लो हमारी। ठीक है, इसमें इस तरह से फोल्डिंग होती है, आप लोगों को पता ही होगी, मैं पूरी नहीं बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्लिका। ठीक है, इस बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल दिया जाता है। अब ये जो हमारे फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पे इस तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल लगे होते हैं जिनको ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात की गई है, उसको क्या बोला जाता है। उसका अन्य नाम एफ1 पार्टिकल भी होता है, एफ1 एफ0 पार्टिकल बोलते हैं ना, और
फर्नांडिस, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी बोला जाता है, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, ठीक है, और ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, द गोल्जी बॉडी प्लेज अ मेजर रोल इन, गोल्जी बॉडी जो होता है मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, सेल सिक्रेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये तीनों काम उसी के हैं। सिक्रेशन मतलब श्रावण भी करता है, स्राव करती है चीज़ों का। पोस्ट ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो जो प्रोटीन होती है, पोस्ट मतलब बाद में जो प्रोटीन बन जाती है उसके बाद में इसका मेचुरेशन वगैरह हो जाता है, फिर इसमें ग्लाइकोसाइलेशन और इसमें मॉडिफिकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जोड़ने के लिए इसमें जाते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लाइको शब्द आता है कार्बोहाइड्रेट से, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट चिपकाते हैं, चाहे प्रोटीन हो या लिपिड हो। तो ऑल ऑफ द एबव ये भी हो जाएगा। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, वसा का संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या फिर SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो जो रफ होती है, रफ क्यों होती है, रफ मतलब इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए खुरदुरी होती है। तो राइबोसोम जहाँ होंगे वहाँ प्रोटीन का भी संश्लेषण होगा। पूछा है लिपिड का, मेनली लिपिड कहाँ बनता है, तो जो स्मूथ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, लिपिड के संश्लेषण की जो है मेन साइट होती है, मेजर साइट होती है, विच इज आ टेस्ट क्रॉस। इनमें से कौन एक टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो यफोन पीढ़ी हमको प्राप्त होती है, उस यफोन पीढ़ी के जीनोटाइप को जांच करने के लिए हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो इसमें क्या होता है, एक तो होती है संकर, यफोन पीढ़ी जो हमको मिलती है क्रॉस कराने के बाद में, वो कैसी होती है, जो यफोन पीढ़ी का संकर पौधा होता है, देखो ऐसे 1:2:1, ठीक है, इस तरह से अनुपात मिलता है जीनोटाइप का और फिनोटाइप का। तो इसमें क्या होता है, दो जो होते हैं वो संकर होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो पौधा होगा, उस पौधे को बाहर से कैसा लगेगा, क्योंकि स्मॉल टी पे कैपिटल टी प्रभावी है, मतलब ये डोमिनेंट कर जाएगा, तो पौधा तो लंबा होगा, कैसा होगा, लंबा होगा। लेकिन हमको ये तो पता नहीं कि ये संकर लंबा है कैसा, बाहर से देखोगे तो लंबा मालूम देगा आपको, क्योंकि ये प्रभावी है ना जीन, ये अलील जो है इस पर प्रभावी है स्मॉल टी पे, तो बाहर से लंबा दिख रहा, मतलब फिनोटाइप तो मिल गया कि ये लंबा है। लेकिन जीनोटाइप लंबे के लिए इस कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी हो सकता है। तो अब जीनोटाइप कैसे निकालें, तो जीनोटाइप जैसे लंबा है पौधा, तो उसकी दो संभावनाएं जीनोटाइप की ना, कैपिटल टी होगा तब भी लंबा पौधा बनेगा, और जब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा तब भी पौधा कैसा होगा, लंबा ही बनेगा। तो इसमें हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट क्रॉस, कि कौन सा जीनोटाइप प्रेजेंट है इस लंबे पौधे में। तो इसका अगर हम स्मॉल टी से करा दें, ठीक है, तो जब इससे कराओगे, इधर देखो, जब कैपिटल टी से स्मॉल टी का कराओगे क्रॉस, तो क्या होगा, यहाँ से जब कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, ठीक है, और जब इसका कराओगे तो स्मॉल टी बन गया, ठीक है। अब इसका कराए थे, अब इसका इससे करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इस वाले का इससे करा दो तो स्मॉल टी, समझ रहे हो। तो इसमें क्या बनी, दो संकर लंबे बन गए, दो फिर से लंबे और दो छोटे बन गए। और जब इस वाले से और इस वाले से कराओगे तब क्या बनेगा, सभी संकर लंबे बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह के सभी। तो ये सभी लंबे हो गए, और इसमें देखो दो लंबे आ गए, मतलब संकर लंबे, और दो छोटे आ गए। तो जब दो छोटे आते हैं तो हम जान जाते हैं कि जो पौधा था, जो लंबा पौधा था, उसमें कैपिटल टी नहीं है, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तभी जो टेस्ट करवाए हैं, ठीक है, जो टेस्ट करवाए हैं उसमें दो बौने पौधे भी आ रहे हैं। तो इस तरह से हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक संकर लेंगे और एक क्या लेंगे, कैपिटल टी, मतलब एक संकर लेंगे यफोन पीढ़ी का, ठीक है, और उसके साथ में दो अप्रभावी, जो अप्रभावी वाला होगा, फुल्ली अप्रभावी वाला,
उसको लेंगे साथ में। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस किए हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं आज की क्लास यहीं पर बंद करता हूँ। और आगे भी आपको मैं आज से कल तक ही आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगा ये सब, ठीक है। और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। लिखित जिनका पेपर है उनके लिए भी जो है क्वेश्चन सेट करके इम्पोर्टेंट करवा दूंगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, ठीक है। इधर उधर डाइवर्ट बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। पूरा जी जान लगा के मेहनत कर दो अगर अच्छे नंबर लाने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।